हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सागर की है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। सागर किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौट रहा था तो काफी ज्यादा थक चुका था और थकान की वजह से अब उसे नींद भी आ रही थी। समय भी काफी ज्यादा हो चुका था। रास्ते में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। उसकी मंजिल का रास्ता छोटे से गांव के किनारे बने हुए एक पुराने और सुनसान कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। बेसिकली वो एक शॉर्टकट था। जैसा मैं आप लोगों को बताया कि रात का समय था तो अक्सर सागर उस रास्ते को इग्नोर ही करता था। लेकिन वो दिन थकावट ज्यादा होने की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना आज इसी रास्ते से चला जाता हूँ। जल्दी जाकर सो जाऊंगा। वो जैसे ही उस रास्ते के पास पहुंचा उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। सागर बताता है कि मैं चाहकर भी उसे बराबर से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। चांद अपनी हल्की रोशनी से उस अंधेरे को थोड़ा सा चीरता हुआ सा दिख रहा था, लेकिन हवा में एक खालीपन सा था, अजीब सा सन्नाटा। और जो हवा मुझे अब महसूस हो रही थी उस कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वो अचानक से ठंडी हो चुकी थी। और धीरे धीरे जैसा जैसा वो आगे बढ़ रहा था वो हवा अब धीरे धीरे और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। अचानक वो इतनी ठंडी हो गई कि अब उसे उस हवा से कपकपी आ रही थी। वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था जब उसकी नजर एक घने पेड़ के पास किसी औरत जैसी परछाई पर पड़ी। उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे अब उसे बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए और उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। उस सफेद परछाई का रूप धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था और अब वो एक महिला की आकृति में बदल गई। उसका शरीर बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था, जैसा कि शरीर में एक बूंद भी खून की ना हो। लंबे बिखरे बाल और वो आकृति सागर की ओर देख रही थी। उसकी आंखें गहरी और काली थी, जैसे वो किसी गहरे अंधकार से भरी हो या फिर बहुत भारी सदमे की वजह से उसका शरीर और उसका चेहरा ऐसा सूख गया उसकी नजर जैसे सागर की आत्मा को देख रही हो सकता है वो सागर को उसी समय कच्चा चबाकर खा जाना चाहती हो। सागर की टांगे थरथराने लगी और उसका गला सूख गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर तो जोर जोर से कांप रहे थे। इस वजह से वो भाग भी नहीं पा रहा था। उसकी चीख अंदर ही अंदर घूट कर रह गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर हवा में तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। वो औरत जैसा जैसा आगे बढ़ रही थी, सागर बताता है कि मेरा डर वैसा वैसा बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके माथे से पसीना बहने लगा। तभी उस औरत ने एक ठंडी और भयानक आवाज में कहा, यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज जैसे किसी कुएं से आती हुई एक गूंज की तरह हो और उसके रोंगटे खड़े हो गए। सागर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बस यही यही रास्ते से जा रहा हूँ, अपने घर जाना है मुझे। उसकी आवाज कांप रही थी और शब्द टूट रहे थे। वो औरत धीरे धीरे सागर के और करीब आ गई और उसकी ठंडी सांस सागर के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक वो औरत जोर से हंसने लगी और एकदम से कहीं गायब हो गई। भले वो तो कहीं गायब हो गई थी, लेकिन अब भी उसकी भयानक हंसी गूंजते हुए सागर को सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि चारों ओर से
उसी औरत के हंसने की आवाज आ रही हो। सागर ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ है और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। वो पूरी ताकत लगाकर वहां से भागना चाह रहा था कि अचानक उसने देखा जो कब्रिस्तान के पास से वो गुजर रहा था, उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर से मिट्टी अचानक हटने लगी और धीरे धीरे अब वो मिट्टी हटकर वो कब्र अपने आप खुलने लगी। सागर डर के मारे वहीं पर कांप तो रहा था और वो वहीं पर खड़े होकर देख रहा था। वो देख ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि कब्र में से कोई चीज बाहर निकलती हुई नजर आई, लेकिन वो कोई स्पष्ट रूप से किसी आदमी या औरत का शरीर नहीं था, बल्कि ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा गहरा काला धुआं उस कब्र से बाहर निकला हो और पीछे ही जो बहुत बड़ा एक जंगली पेड़ था उस कब्रिस्तान में, वो परछाई या वो धुआं उस पेड़ पे जाकर कहीं गुम हो गया और अपने आप धीरे धीरे फिर से दोबारा उस कब्र पर जो मिट्टी थी वो सही होने लगी। सागर ये देखकर अब बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं बेहोश होकर गिर गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे दोबारा होश आया। खुद को संभाल कर उठने लगा। उसने देखा वही औरत सामने खड़ी है, अपनी काली आंखों से उसे देख रही है और अचानक उसका चेहरा पहले से अपने आप और ज्यादा भयानक हो गया है। उसकी आंखें इस समय लाल नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर गहरे काले निशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर चाकू से गोद दिया हो और उसके मुंह से जैसे एक चीख सी निकली जो सागर की आत्मा को अंदर तक हिला डाली। वो दर्द और पीड़ा से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई वहां सुनने वाला नहीं था। सागर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और एक जोर की चीख के साथ वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे लग रहा था जैसे वो औरत उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, या यूं कहिए कि हवा में तैरते हुए उसका पीछा कर रही है। उसकी हंसी और चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। वो भागता गया बिना पीछे देखे और थोड़े ही समय में वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। सागर को इतना बुरा डरा हुआ देखकर उसकी पत्नी तुरंत ही घर के बाहर निकलने लगी, ये देखने के लिए कि सागर किस चीज से इतना डरा है। लेकिन सागर ने अपनी पत्नी को रोका और उसे हाथ पकड़कर अंदर खींचा। जल्दी से उसने दरवाजे को कड़ी लगाई, फिर कहने लगा कि आज शायद मेरा बच पाना मुश्किल है। उसकी पत्नी उससे कुछ कहती कि अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज हुई। जब आवाज सुना सागर ने तो उसका दिल एकदम से बैठ गया। अब वो बिना ही देखे अंदर चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगा। वो आत्मा है, आज वो मुझे ले जाएगी। लेकिन दरवाजा खोलने पर बाहर दो आदमी खड़े दिखे। उन लोगों ने कहा कि हम थोड़ी ही दूरी पर थे, हमने देखा कि आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है, हमें चिंता हुई इसलिए हम देखने के लिए आए। सागर बताता है कि वो हमारे ही गांव के रहने वाले दो आदमी थे। गांव के लोग वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें आसपास के पड़ोसी की बहुत फिक्र होती है। मैंने उनको देखा तो थोड़ी सी राहत की सांस ली और फिर उन्हें घर के अंदर बुलाकर उन्हें मैंने सारी बात बताया। वो लोग मुझसे कहने लगे कि हो सकता है तूने किसी चुड़ैल को देख लिया होगा। मैंने कहा कि इतने समय से हम यहाँ पर रहते हैं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार क्यों? तब उन्होंने बताया कि अगर तुझे याद होगा तो उस कब्रिस्तान को कुछ 15 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। उसका कारण यही था कि आसपास के लोगों का कहना था कि उस कब्रिस्तान के पास हमने कुछ आत्माओं को देखा है। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के बाजू में कुछ घर भी थे। उन लोगों ने उस घर को भी छोड़कर वहां से चले गए, क्योंकि उस कब्रिस्तान की आत्माएं उस घरों में भी वास करने लगी थी। फिर उन्होंने सागर को समझाया कि दोबारा कभी वो रास्ता नहीं लेना। सागर बताता है कि मैं लगभग उसके बाद 2002 तक वहां पर रहा।
और फिर मैंने भी अपना घर वहां से छोड़कर शहर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थी सागर की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राजू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजू है। ये घटना कई साल पहले की है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर ही अपनी ट्रक लेकर दूर दूर के सफ़र करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला कर रख दिया। ये एक रात की बात है जब मैं अपनी ट्रक लेकर अकेला ही यात्रा पर निकल पड़ा था। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात थी। मैं कई बार इससे पहले भी रात में लंबे सफ़र पर निकलता था अपने ट्रक लेकर। वो रात शायद कुछ अजीब थी, क्योंकि अंधेरा होना ये नॉर्मल सी बात थी। लेकिन वो रात जिस रास्ते से मैं जा रहा था, वो सड़क काफ़ी वीरान और सुनसान नज़र आ रही थी। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की रोशनी से ही मुझे आगे का कुछ रास्ता दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं पहाड़ी वाले रास्ते पर अपने ट्रक को ले जाने लगा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने हंसते हुए खुद से कहा, राजू, तू तो बहुत देख चुका है ये वीरान रास्ते और ये सुनसान पहाड़ियाँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डरा सके। लेकिन धीरे धीरे उस रात की खामोशी में मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सड़कों के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी छाया में बदलते जा रहे हो, और यूं महसूस हो रहा था जैसे हर पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ हो। हवा ठंडी और भारी हो गई थी और मुझे अपने ट्रक के शीशे पर किसी की परछाई दिखाई देने लगी। जैसे ही मैं शीशों में देखने के लिए झुका, मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि मेरा गला सूखने लग रहा है। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखने की कोशिश की। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि एक बेहद डरावना चेहरा, जिसकी आंखों से शायद खून जा रहा था। मुझे कुछ तो उसकी आंखों से जाता हुआ नजर आ रहा था, जो कि काले रंग का था। हो सकता है वो खून भी हो। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी ओर देख रहा था मैं, और वो भी मेरी ओर देख रहा था। मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मेरे हाथ जो कि स्टीयरिंग पर थे, अब वो कांपने लगे, जिस वजह से गाड़ी का भी बैलेंस अब बिगड़ने लगा, और मैंने पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन वो चेहरा मेरे पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भूत है या कोई पिशाच। जब वो और करीब आया तो मैंने देखा कि वो पक्का कोई भूत ही था। उसकी चीखें मैं सुन रहा था और हर पल वो मेरे पास आ रही थी। दोस्तों, राजू का कहना है कि उस रात मैं इतना ज़्यादा डरा जितना मैं उससे पहले कभी नहीं डरा था। राजू ने किसी तरह उस डर से खुद को बाहर निकाला और मन ही मन खुद से कहता रहा, यह सब मेरा वहम है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा शांत हुआ, उसे सड़क के बीचों बीच एक और परछाई खड़ी हुई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर अब बढ़ने लगी, जैसे किसी साए की तरह। राजू ने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी अब बराबर काम नहीं कर रहे थे। उसकी सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई और दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज अब सुनाई देने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो परछाई ट्रक में चढ़कर उसके पीछे आई है और उसकी सीट के बगल वाली सीट में बैठी हुई है और उसे घूर रही है। राजू का डर अब उसकी हिम्मत से परे हो गया था। उसके सामने फिर एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी हुई नजर आई, जो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में लाल आग की तरह चमकती हुई चमक नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। उस औरत ने झुककर
राजू के कान में एक सर्द आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो राजू? क्या मुझे छोड़कर भाग सकते हो? उसकी आवाज ठंडी और भयानक थी, जिससे राजू के पूरे शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। राजू ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे अपने आप ही चल रही थी। अब वो राजू के कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। हर ओर से उसे भूतों की परछाई दिखाई देने लगी। किसी की हड्डियां चटकने की आवाज, तो कभी किसी की रोने की गूंज, तो किसी की चीखें हवा में गूंजने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उन भूतों के बीच फंस गया है, और हर एक भूत की आंखें उसे जैसे भीतर तक देख रही हो, जैसे उसे हर ओर से घेर लिया हो। अचानक उसके ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसका चेहरा बेहद डरावना था और जिसने हाथ से उसे रोकने का इशारा किया। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो आदमी गायब हो चुका था। राजू का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी आवाज घुटी घुटी सी निकल रही थी। उसकी हिम्मत जैसे पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इस रात के अंधेरे से किसी तरह वो बाहर निकल सके, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा और लंबा होता जा रहा था, घने झाड़ों से घिरा हुआ था। दोस्तों, थोड़ा आगे जाने के बाद राजू बताता है कि मेरी घबराहट और डर अंदर कम हो ही रहा था कि फिर मैंने कुछ आवाज सुनी। वो आवाज मेरी ट्रक की केबिन की छत पर से आई। ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी चीज मेरी ट्रक की केबिन के ऊपर छत पर गिरी हो। मैं जल्दी से बाहर निकला और बाहर निकल कर देखने लगा। मैंने ट्रक तो रुका दिया था, लेकिन जब मैं बाहर निकल कर देखा तो मुझे ऊपर कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं नीचे उतरकर अपने टायर्स चेक कर रहा था कि क्या पता कोई टायर तो नहीं फट गया। जैसे ही मैं चारों टायर चेक करके दोबारा अपनी केबिन के पास आया ट्रक में बैठने, तो मैंने देखा कि सामने ड्राइविंग सीट पर अब मेरी ही शक्ल का एक लड़का बैठा है, जो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिख रहा था। उसने कपड़े भी मेरे जैसे पहन रखे थे, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने एक डरावनी सी मुस्कान हंसी। वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि जब वो मुस्कुरा रहा था, उसके दांत उसके चेहरे के बाहर फट कर आ रहे थे। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो और ज्यादा मुस्कुरा रहा था, शायद इस वजह से कि मैं डर रहा हूं। मैंने फिर देखा कि अब वो ट्रक को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ट्रक चालू नहीं हो रही थी, वरना मेरा मालिक मुझे जान से मार देता अगर वो ट्रक लेकर कहीं चला जाता। मैं वहीं खड़े होकर दूसरी ट्रक का या दूसरी गाड़ी का वेट करने लगा कि अगर कोई आ जाएगा तो मैं उससे मदद ले लूंगा, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। मैं दोबारा से जब ट्रक की केबिन में झांक कर देखा तो पाया कि अब अंदर कोई भी नहीं है। केबिन बिल्कुल खाली था। मैं जल्दी से ट्रक के अंदर चढ़ा और मैं अब बजाय आगे जाने के ट्रक को घुमाकर पीछे जाने का सोचा, क्योंकि मैं जानता था अब ये रास्ता और काफी लंबा है और शायद अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो मेरे साथ और भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने जल्दी जल्दी ट्रक घुमाया और वहां से पीछे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जो घटनाएं मेरे साथ वहां तक पहुंचने में हुई थी, सेम टू सेम वैसी घटनाएं दोबारा होने लगी। जैसा कि मेरे शीशे में मैं एक उड़ता हुआ सर मेरे करीब आते हुए देख रहा था। फिर दोबारा मैंने सड़क के बीचों बीच एक औरत को खड़े हुए देखा, और वैसे ही एक बूढ़ा आदमी भी। मैं जैसे तैसे करके उस रास्ते को पार करके मेन रोड की तरफ आया, और वहां आने के बाद मैंने अपनी ट्रक को रोक दिया। फिर सुबह होने का वेट किया। मैं हालांकि ट्रक को उसी समय छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन माल की जिम्मेदारी थी तो मुझे छोड़ना जरूरी था। मैं उसके बाद दोबारा से ट्रक लेकर निकला और जिस जगह पर सामान को पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। उसके बाद मैं कभी भी अकेले ट्रक का सफर किया ही नहीं।
खासकर जब भी रात में अगर मुझे ट्रक लेकर कहीं जाना होता था तो मैं अपने साथ एक हेल्पर ज़रूर रखता था। तो दोस्तों, ये थी राजू की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी दीपेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दीपेश, जो कि रात के अंधेरे में एक सुनसान और लंबी सड़क पर अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसका सामना कुछ ऐसे भयानक चीजों से होने वाला है जो आज से पहले शायद ही कभी उसने सोचा होगा। उसे एक गांव के दूसरे इलाके में किसी काम से जाना था और वो सोच रहा था कि जल्दी से वो ये सफर पूरा करके वापस लौट जाएगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और हवाओं में काफी ज्यादा धुंध फैली हुई थी। हर पल एक भयानक एहसास दिला रहा था। जैसे ही वो अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी परछाई कार के रेयर व्यू मिरर में नजर आई। वो कुछ देर के लिए रुका और वो खुद को समझाने लगा कि ये सिर्फ मेरा भ्रम होगा, क्योंकि ऐसा कुछ आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था और भूत प्रेत जैसी चीजों पर वो इतना विश्वास भी नहीं करता था। कुछ देर के लिए रुका था, जैसा मैं आपको बताया। खुद को समझाकर वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने जब दोबारा शीशे में देखा तो उसे अब एक सफेद साड़ी में एक औरत, धुंधला चेहरा जिसका, वो उसे घूरते हुए नजर आई। वो चेहरा बेहद डरावना था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और बिखरे बाल जो कि चेहरे को ढक रहे थे, और बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर टच हो रहे थे। धीरे धीरे वो प्रेत उसके करीब आते जा रही थी। फिर अचानक गाड़ी के सामने और आजू बाजू में घना अंधेरा छा गया, जैसे कि उस प्रेत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। दीपेश जोर से चीख लगाया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और एकदम से गाड़ी के सामने जो रास्ता घना अंधेरा हो चुका था वो अब खुल गया। उसने शीशे को नजरअंदाज करने की कोशिश की कि शीशे में देखता हूँ तो मुझे आत्माएं दिखती है, इसलिए मैं अब शीशे में देखूंगा ही नहीं। वो अब कार को और ज्यादा तेजी से भगाने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई। वो गाड़ी में अपने चारों ओर देखने लगा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। एक बार को लगा कि जैसा गाड़ी के पीछे की सीट पर कुछ सामान रखा हो उसमें से आ रही होगी, लेकिन पीछे तो बस कुछ ऐसा सामान था जिसमें से बदबू आ ही नहीं सकती थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कार के अंदर शायद कोई उसके साथ में बैठा हुआ है। दीपेश ने अपने पीछे की सीट पर देखा तो वहां पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई नजर आई। वो आकृति धीरे धीरे एकदम इंसानी रूप लेकर सामने आ रही थी और उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा, जिसके चेहरे पर कोई मांस था ही नहीं, बस हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी खाली आंखें जैसे दीपेश से कुछ चाहती हो। दीपेश का शरीर पसीने में भीग गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कार को रोकने का सोचा। जैसे ही उसने ब्रेक पर पाँव रखा, उसे महसूस हुआ कि ब्रेक ने काम करना ही बंद कर दिया है। वो और अधिक घबरा गया और कार अपने आप ही तेज रफ्तार से चलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया हो। दीपेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई थी। फिर भी वो हाथ पैर जोर जोर से मारकर आवाज कर रहा था। उसकी सांसें काफी ज्यादा जोर से चलने लगी, जिस वजह से उसे महसूस हुआ कि अब उसे सांस लेने में भी घुटन हो रही है। एक बार को तो वो इस बात से भी डर गया कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। जैसे ही वो अंधेरे में बढ़ता गया, सड़क के किनारे किनारे कई और भूतियां परछाई दिखाई देने लगी। कहीं उसे सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरतें नजर आती, जिनके चेहरे धुंधले और भयानक थे।
कहीं उसे कुछ लोग नजर आते जिनके हाथ, पैर और चेहरे का कुछ अता पता ही नहीं था। उसकी कार के चारों ओर वो आत्माएं मंडराने लगी। हर एक परछाई की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी कार के शीशों को चीरते हुए उसके दिल तक को चीर दे रही थी। दिपेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि वो किसी भयानक जंगल में फंस चुका है जहां से निकलना अब तो नामुमकिन है। फिर एकदम से उसकी कार का इंजन एक भयानक आवाज करने लगा और हेडलाइट अपने आप बंद होने लगी और चालू होने लगी, जैसे कि वो भी किसी अनजानी शक्ति के अधीन हो गई हो या किसी अनजानी शक्ति के कंट्रोल में चली गई हो। हर बार जब हेडलाइट बंद होती, कार के शीशों में कई डरावनी आकृतियां दिखाई देती जो उसे घूर रही होती और हेडलाइट के चालू होते ही वो कहीं गायब सी हो जाती। दिपेश का चेहरा डर के वजह से अब बिल्कुल सफेद पड़ रहा था। उसके सर में अब दर्द करने लगा था। शायद वो उस डर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो इस सिचुएशन में करे क्या। तभी एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दी। वो आवाज किसी के घुटन से या फिर यूं कहिए कि कोई बहुत ज्यादा दर्द में या तकलीफ में किसी को चीख रहा हो या फिर आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो। दिपेश ये आवाज सुनकर दंग रह गया। जब दोबारा से ये आवाज आई, उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये आवाज वही बूढ़ा आदमी निकाल रहा था जो भी कुछ समय पहले उसे गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठे हुए दिखा था और फिर गायब हो गया था। वो आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि दिपेश की अंदर की आत्मा भी कांप चुकी थी। उसकी वो आवाज गाड़ी में गूंजते रही और दिपेश से बार बार कहते रही कि मुझे बचा ले। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत गहरी तकलीफ में है। वो किसी तरह अपनी हिम्मत को जुटाकर कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे भी जैसे बंद हो चुके थे और कार किसी भूतिया शक्ति के कंट्रोल में थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो प्रार्थना करने लगा कि इस डरावनी रात से उसे कैसे भी मुक्ति मिल जाए। तभी अचानक से एक चीख गूंज उठी और वो औरत दिपेश के ठीक सामने बैठी थी। उसका चेहरा पूरा घुमा हुआ था, यानी शरीर से उल्टा था, और उसने एकदम से फिर अपना चेहरा घुमाया। आंखों से खून बह रहा था और उसने अपने बिखरे बालों को दिपेश के चेहरे पर फैलाते हुए कहा, तो भाग जा यहाँ से। ऐसा लगा कि दिपेश की प्रार्थना पूरी हो गई। आखिरी चीख के साथ दिपेश की कार जैसे किसी गहरी खाई में गिर गई हो। उसकी चीख रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई थी। जब सुबह हुई और दिपेश को लोगों ने देखा वहां पर, तो लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। दिपेश बताता है कि मुझे होश आने में 3 दिन लग गए थे। 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं उनमें से किसी को क्या बताता। शायद कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, एक बूढ़ा सा आदमी था मेरी गाड़ी में। जिस बूढ़े आदमी को मैंने देखा था वो भी कुछ वैसा ही लग रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे सारी घटना बताई। उसने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, दोबारा रात के समय इस रास्ते से कभी मत जाना, खास कर जब तुम्हारी गाड़ी में खून या मांस हो। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक पेशेंट का खून था। ब्लड टेस्टिंग के लिए मैंने उसका खून लिया था, लेकिन जब मैं लैब में पहुंचाने लगा तब लैब बंद हो चुकी थी, इसीलिए वो खून गलती से गाड़ी में ही छूट गया था। मैं नहीं जानता था कि इसके बदले इतना भारी नुकसान मुझे होगा। उस दिन के बाद रात में तो क्या, मैं दिन में भी कभी गाड़ी में ऐसी कोई वस्तु नहीं रखता कि जिससे भूत प्रेत मेरी ओर आकर्षित हो। तो दोस्तों, ये थी दिपेश की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शहबाज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शहबाज है।
जो घटना मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। कुछ साल पहले हमारे गांव में ऐसा हुआ था कि एक आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। लोगों ने कई जगह पर जाकर उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फ़र्क नहीं था। वो आदमी कुछ बहकी बहकी बातें करता था। दिन में भी उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है, वो किसी को महसूस करता था। बल्कि कई बार तो ऐसा बोलता था कि मुझे मेरे कान में ये आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मुझे लेने के लिए आया हुआ है और मुझे जो है उसके साथ जाना है। उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता था। गांव के कुछ लोग यूं भी कहते थे कि ये पागल हो चुका है, इसीलिए अब ये कुछ भी बोलता है। लेकिन दोस्तों, गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका कहना ये था कि ये किसी आत्मा की चपेट में आ चुका है। सच्चाई क्या थी ये तो कोई नहीं जानता था। कई बार लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो वहां से कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, तभी उन्हीं के घर में एक आदमी था जो करीब 60 साल का होगा। उसने ये बात कही कि मैं जानता हूँ इसे अब क्या करना चाहिए। और फिर वो उसे लेकर एक नदी पर गया जो हमारे ही गांव के पास से बहती थी। वो नदी पर ले जाने के बाद उसने उस लड़के को उस नदी में धक्का दे दिया। वो लड़का जल्दी से तैर के बाहर आ गया और फिर उसने सबको बताया कि अगर ये पागल होता ना तो ये डूब जाता, लेकिन ये फिर भी नदी से तैर कर बाहर आया। इससे ये बात तो समझ में आ गई कि ये पागल नहीं है। फिर उसने वहां से उस लड़के को लिया और पास ही में एक मज़ार थी, वहां लेकर चला गया। मज़ार पर कई सारे धागे बंधे हुए थे। उसने एक धागा खोला और उस दरगाह से धागा निकालकर उसके हाथ पर बांध दिया। फिर कहने लगा कि देखो, अब ये धागा इसके हाथ पर बांध दिया गया है। कुछ ही समय में अगर ये नॉर्मल ही रहा तो यानी इस पर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ भी उल्टी सीधी हरकत किया तो समझ जाना कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। शाम का समय था, कुछ 7 बज रहे होंगे। दरगाह पर शाम में नगाड़ा बजता है। जो मुस्लिम्स होंगे उन्हें पता होगा ये बात। जब वो नगाड़ा बजता है तो जो भी आत्माएं जिसके भी शरीर में होती है वो उससे कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करवाती है। वैसे ही उसके भी साथ हुआ। वो अजीब सा बर्ताव करने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसके शरीर में एक आत्मा का वास है और उस आत्मा को अब निकालना ही होगा। वहाँ जो दरगाह पर मौलाना साहब थे, उस आदमी ने मौलाना साहब को ये बात बताई। मौलाना साहब ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग इसे रात के समय मेरे पास लेकर आओ। और उन्होंने साथ में एक काले रंग का मुर्गा भी मंगवाया था। जब रात में सभी लोग घर के मौलाना साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने वो काले रंग का मुर्गा उनके सामने काट दिया और उसके खून से उन्होंने कुछ एक पेपर पर लिखा। पता नहीं वो क्या चीज़ लिख रहे थे। पेपर पर लिखने के बाद उन्होंने उसको चिट्ठी बनाई और जो वैक्स कैंडल्स होती है यानी कि मोम, उससे उस चिट्ठी को अच्छे से हर जगह से पैक कर दिया। फिर कहने लगे कि आसपास में कहीं पर भी अगर तुम लोगों को कोई मुर्दा दिखाई दे जिसे दफन कर रहे हो यानी कब्र के अंदर डाल रहे हो, तो बस उसके साथ इस चिट्ठी को भी डाल देना। घर वालों ने उसके वैसे ही किया। वो मुर्दे के साथ उस चिट्ठी को भी डाल दिया। और उसके बाद में घर वालों को यूँ लग रहा था कि ये जो भी आत्मा थी अब उससे पीछा छूट गया। लेकिन वो लोग गलत थे, क्योंकि ये करने के बाद उस आदमी की हालत बद से बदतर हो गई। अब वो कई बार ऐसा करता कि रास्ते में अगर उसे गोबर पड़ा हुआ दिखता तो वो गोबर उठाकर खाने लग जाता। कई बार वो कहीं कचरे के कूड़ों में पड़ा हुआ मिलता तो कई बार गटर के पास मिलता। वो बस सिर्फ गंदी चीज़ों के आसपास मिलता। उसे खाना पीना भी कुछ वैसा ही अच्छा लग रहा था। घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर से वो मौलाना साहब के पास गए और जाकर बताए। तब मौलाना साहब ने कहा कि जिस मुर्दे के साथ तुम लोगों ने डाले थे वो आदमी कैसे मरा था। तब उन लोगों ने बताया कि वो आदमी ने सुसाइड किया हुआ था। बोले यही आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। फिर मौलाना ने बताया कि वो कब्र को दोबारा से खुदवाना होगी और वहाँ से उस चिट्ठी को निकलवाना होगा।
अब घर के लोग और ज़्यादा परेशान हो गए कि वो कब्र को वापस से खुदवा कर कैसे उसमें से चिट्ठी निकालेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यही एक रास्ता है। इसी वजह से रात के समय वहां पर पहुंचकर उसके घर वालों ने मिलकर उस कब्र को खोदा और वहां से एक चिट्ठी निकाली। वो चिट्ठी निकालकर दोबारा मौलाना के पास आए। मौलाना ने कहा कि जो भी हमने किया था उसे दोहराना पड़ेगा, और फिर से एक मुर्गे को लाया गया और उसके बाद वही मुर्गे के खून से उन्होंने दोबारा कुछ पेपर पर लिखा और उसे वैक्स कैंडल के या फिर मोम से अच्छे से पैक कर दिया। फिर कहने लगे कि कोई भी ऐसा सुसाइड केस या कोई आदमी जल कर मर गया हो या एक्सीडेंट में मरा हो उसके साथ मत दफनाना। तभी उन लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर अगले दिन वो लोग सभी कब्रिस्तान के पास पहुंचे, लेकिन वो दिन कोई भी वहां पर दफन होने आया ही नहीं था, यानी कि किसी की लाश वहां पर नहीं पहुंची। और उल्टा घर पर उस आदमी की हरकतें और भी ज्यादा बुरी होने लगी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो आदमी नहीं बल्कि वो आत्मा ही है। वो घर की दीवारों पर ऐसा चढ़ता जैसा कि मकड़ियां चढ़ती। घर में जो कबर्ड रखे हुए थे लकड़े के, वो एक ही हाथ से खींचकर उसने तोड़ दिया। उसमें अजीब सी शक्तियां आ चुकी थी। घर में लोगों को परेशान कर रहा था और अब रात दिन वो टॉयलेट के ही पास बैठा रहता। पता नहीं वहां क्या करता। कोई भी कीड़ा मकोड़ा या छिपकली उसे दिखती तो उसे तुरंत मारता और वहीं पर खाने लग जाता। उसके घर वाले उसकी इन्हीं सब हरकतों से और ज्यादा परेशान थे। 3 दिन तक ये सब उन लोगों ने बर्दाश्त किया और फिर चौथे दिन कब्रिस्तान में एक मुर्दा दफन होने के लिए आया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि नहीं, वो आदमी अपनी नॉर्मल ही मौत मरा था। उसके बाद उस आदमी की लाश के साथ उन लोगों ने उस चिट्ठी को भी डाल दिया और फिर अगले 7 दिन के अंदर धीरे धीरे वो आदमी ठीक होने लगा। घर वालों ने जाकर मौलाना साहब से ये सारी बात बताई और वो कहने लगे कि मौलाना साहब, अब हमारा जो बच्चा था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और हम लोग जानना चाहते कि इसके साथ क्या हुआ था। तो मौलाना साहब ने एक छोटी सी बात बताई। वो ये थी कि रात के समय ये वॉशरूम जाने के लिए बाहर अपने घर से निकला था। गांव में अक्सर ही लोग टॉयलेट खेत में जाते हैं, तो वो भी उसी खेत में गया हुआ था और वहीं पर किसी आत्मा ने इसे अपना घर समझकर इसके शरीर में प्रवेश कर लिया। जब वो मुर्दे को दफनाया गया तो उसके साथ में वो आत्मा भी वहीं पर दफन हो गई और इसके शरीर को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर वो कहने लगे कि जिसके साथ वो आत्मा को दफनाया गया वो आत्मा उसी मुर्दे के शरीर में चले गई, लेकिन वो मुर्दा तो मरा हुआ था, इस वजह से वो आत्मा इसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों, उस दिन के बाद से लेकर आज तक वो आदमी को कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो आदमी का ऐसा कहना था कि 7-8 दिन के बाद में जब मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया था, उसके बाद भी कई दिनों तक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजती थी। वो आवाज़ कुछ ऐसी होती थी कि कोई बंद कमरे से आदमी चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो और वो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। वो आदमी उस कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जब ये बात मौलाना साहब को बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये वही आत्मा है जो कि मुर्दे के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन अब उसका वहाँ से निकलना नामुमकिन था, इसीलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोस्तों, उसके बाद से कभी भी उस आदमी को कोई दूसरी परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।